मेरा नाम राहुल है। इस दुनिया में लोग चमक धमक और खूबसूरती के बड़े ही शौकीन हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि सादगी में छुपे हुए राज हमेशा सादा सच्चाई को बयां करते हैं, जबकि चमक धमक कभी भी खराब हो सकती है। राहुल मिष्ठान भंडार के नाम से मेरी बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। मेरी मिठाई की दुकान मेन मार्केट में थी और बहुत ही फेमस दुकान थी, इसीलिए मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मैं सुबह अपने हलवाइयों के साथ मिलकर खुद ही मिठाई बनाया करता था, क्योंकि हमारे यहाँ की मिठाई शुद्ध देसी घी से बनती थी और हमारे यहाँ साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए सारी ही ताज़ा मिठाई शाम के 4 बजे तक खत्म हो जाया करती थी। शाम के 4 बजे मेरी दुकान पर गरम गरम समोसे पकौड़ी बिकते थे, जबकि दूध दही छाछ पनीर ये तो सारा दिन ही मिलते थे। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें, बूढ़े माता पिता और मेरे बड़े भैया भाभी मौजूद थे। मेरी जिंदगी में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे शुरू से ही कामयाब इंसान बनाया था। मेरे माता पिता बहुत खुश होते थे कि मैंने अपनी हलवाई की छोटी सी दुकान को एक बड़े से मिष्ठान भंडार में बदल लिया था। लोग दूर दूर से मेरी दुकान की मिठाई खरीदने के लिए आते थे। पूरे शहर में मेरी मिठाई का बड़ा ही नाम था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी दोनों छोटी बहनों की भी शादियां हो गई थी। अब मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी भी शादी कर दे, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मेरा रंग बहुत काला था। मैं देखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एक होनहार और मेहनती इंसान था। मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि वो मेरे लिए कोई खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को मेरी पत्नी बनाए, मगर ऐसा नामुमकिन था। मैं अपने सब भाई बहन में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े मेरे तीनों भाई बहन बहुत सुंदर थे, तभी तो उनकी शादियां उनकी ठीक उम्र में हो गई थी। दिक्कत तो सिर्फ मेरी ही शादी में आ रही थी। फिलहाल मैंने अपनी शादी वाली बात को तो अपने दिमाग से निकाल रखा था। जब ऊपर वाला चाहे मेरी शादी हो जाएगी। सुबह में सारे हलवाई आते थे, वो अपना काम करके चले जाया करते थे। मेरे पास एक छोटा बच्चा काम करता था, जो सारा दिन दुकान पर मेरे साथ रहता था। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मेरी दुकान पर एक कम उम्र की खूबसूरत लड़की रोज आती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो गरीब है। मेरी मिठाई की दुकान में आगे को डिस्प्ले में जितनी भी मिठाई लगी होती थी, वो उसे देख देख कर बड़ी खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे भूख लगी हुई है, या फिर उसका मन इस मिठाई को देखकर ललचा रहा है। मैं उसे मिठाई खाने के लिए निकाल कर दे देता तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। मेरी दुकान की मिठाई सबसे ज्यादा महंगी और स्वादिष्ट होती थी, इसीलिए लगभग ज्यादातर मिठाई खत्म ही हो जाती थी। और कभी कभी वो लड़की शाम के टाइम पर भी मेरी दुकान पर आती थी। जब मैं उसे इस तरह से ललचाते हुए देखता तो उसे समोसे या पकौड़ी देने की कोशिश करता, तो वो उनको लेती ही नहीं थी। बड़ी ही अजीब लड़की थी। कई बार तो वो हर रोज मेरी दुकान पर आती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि कई कई दिन गुजर जाते थे, वो लड़की मुझे कहीं नजर तक नहीं आती थी। मेरी दुकान मेन मार्केट में थी, इसलिए वो नहीं बल्कि ना जाने कितने भिखारी लोग मेरी दुकान पर मिठाई फ्री में मांगने के लिए आ जाते थे। मैं उन लोगों को निराश नहीं करता था। कभी मैं उनको पैसे दे दिया करता, तो कभी अपनी दुकान से निकालकर थोड़ी बहुत मिठाई उनको दे दिया करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब मेरी माँ ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तेरे लिए जैसी लड़की की तलाश कर रही थी, वैसी लड़की मुझे मिल गई है। माँ की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया। माँ कहने लगी कि तू नहीं जानता, मैंने एक लड़की देखी है, गरीब परिवार की है, मगर बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती सबके आगे फेल है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। माँ की बात सुनकर मैं निराश हुआ था। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम खुद से ये बात बना रही हो, यह सच में मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है? माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं खुद से ये बात क्यों बताऊंगी। लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैंने लड़की के माता पिता को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी थी। उन लोगों को तो तुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ तेरी ही दुकान से मिठाई जाती है। तुझे तो शहर का हर इंसान जानता है। लड़की के पिता तो बहुत खुश हुए थे। आखिरकार वो समझ गए थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उनकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। तभी तो फौरन ही उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने का फैसला कर लिया है। वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि कल ही मैं सह परिवार उन लोगों के घर जाऊंगी। बहू के लिए सोने के कंगन, सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े वगैरह लेकर चली जाऊंगी, ताकि रिश्ता पक्का कर सकूं। माँ की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था
जैसे माँ मुझसे मजाक कर रही है, मगर मेरी भाभी ने बताया कि माँ बिल्कुल सही कह रही है। लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। लड़की के घर वाले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के लिए राहुल का रिश्ता आया है, उस राहुल का जिसकी मिठाई का टेस्ट हर इंसान की जबान पर है। भाभी ने जब मुझे डिटेल से पूरी बात बताई तो मुझे इस बात पर यकीन हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ था। आखिरकार खूबसूरत पत्नी का अरमान तो हर कोई रखता है। मैं तो वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की को देख लेता तो कहीं खो सा जाता था और अपने आप को कोसने लगता था कि अगर मैं स्मार्ट लड़कों में से होता तो मैं फौरन ही इस लड़की को प्रपोज कर देता। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मुझे मजबूरन अपने अरमान दबाने पड़ जाते थे, लेकिन अब मैं खुश था कि मेरी जिंदगी में खूबसूरत लड़की शामिल होने वाली थी। मेरी माँ ने मुझे उस लड़की की फोटो दिखाई तो मैं और ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आ जाएगी। 2 महीने मेरा उसके साथ रिश्ता लगा रहा था। मेरी माँ अब तक उसके लिए ना जाने कितने गिफ्ट्स लेकर जा चुकी थी, क्योंकि जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी उन्होंने मेरी भाभी का लेन देन भी कुछ इसी तरह से किया था। और अब तो उनके छोटे और लाडले बेटे की शादी होने जा रही थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा खुश थी। मेरा पूरा ही परिवार मेरी शादी की बहुत खुशियां मना रहा था और फिर मेरी शादी का भी वक्त आ गया था। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई थी। लड़की के घर वाले मुझे अपना दामाद बनाने पर बहुत खुश थे। वो लोग गरीब थे, इसलिए अपनी तरफ से उनसे शादी में जितना हो सका था उन्होंने उतना ही इंतजाम किया था। इस चीज को लेकर हमें भी कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की से मतलब था, उसके परिवार वालों से नहीं। मेरी पत्नी विदा होकर मेरे घर आ गई थी। मेरे पिता ने शादी पर घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया था। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया था। शादी वाले दिन मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की जो आ गई है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को राजकुमारी बनाकर रखूंगा। मुझे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। मेरी पत्नी मुझसे जैसा कहेगी मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगा। मैंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदे थे। जब मार्केट गया था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूं, लेकिन मुझे लड़कियों के सामान में जो जो चीज याद आई थी मैंने वो सारा ही सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया था। मेरे लिए तो ये सारा सामान लेना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी पत्नी को ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा, वो इसको देखकर खुश हो जाएगी। जूते, कपड़े, चूड़ियां, गहने, ये सारी चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। बाकी लड़कियों की तरह मेरी पत्नी भी ये सारा सामान देखकर बेहद खुश होगी। मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो समझता था कि वो दुल्हन बनी हुई घूंघट अपने चेहरे पर डालकर बिस्तर पर नजाकत से बैठी हुई होगी, लेकिन उसने तो घूंघट बिस्तर पर डाला हुआ था और वो बेड पर फूलों के बीच नहीं बल्कि सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं कमरे में जाकर सबसे पहले उसका घूंघट उठाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसे उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। मैंने जो उसके लिए सोने की चेन बनवाई है मैं उसकी पतली सुराही जैसी गर्दन में खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा और उसके बाद मैं उससे मोहब्बत करनी शुरू करूंगा ताकि हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत हो सके। लेकिन वो तो बिस्तर पर बैठी ही नहीं थी और उसके दुल्हन वाले कपड़े भी बिस्तर पर पड़े हुए थे। उसने दुल्हन का जोड़ा और सारे गहने उतारकर एक मामूली सा सूट पहन लिया था। ये सब देखकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरा चेहरा तो जैसे उदासी हो गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, इसीलिए मैंने अपने कई दोस्तों के मुंह से सुना था कि शादी की पहली रात उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई थी, मगर मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन उसको देखकर तो लग रहा था जैसे वो पत्नी नाराज थी। मेरी पत्नी क्यों नाराज थी ये तो मैं नहीं जानता था। ज्यादातर लड़के लड़कियां रिश्ता लग जाने के बाद एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं, मगर मेरी पत्नी से तो आज तक कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। आज पहली बार मैं उससे बात करने जा रहा था। मैं तो उसे अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। शादी के दौरान जब हम दोनों पति पत्नी मंडप में बैठे हुए सारी रस्में कर रहे थे तब मैं नजर झुकाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे सबके सामने उसे देखने पर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने कमरे में जाकर उसे आराम से देखूंगा। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था और उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी है, उसका और मेरा सारी जिंदगी का साथ है, अब वो हमेशा मेरे साथ ही तो रहेगी। फिर किसी दिन मैं उससे कहूंगा कि वो दोबारा से मेरी खातिर दुल्हन बन जाए।
मैंने अपनी पत्नी के कपड़े बेड से उठाकर एक तरफ को रख दिए और मैं सोफे पर उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मैंने गौर से देखा तो उसने अपना सारा मेकअप भी साफ कर लिया था। वो दुल्हन बनके बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो देखने में इतनी सुंदर तो थी कि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारा हो सकता था। उसका नाम नीलम था। मैंने कहा कि कैसी हो आप? आपने कपड़े चेंज क्यों कर लिए? शायद हैवी कपड़ों में आपका दिल घबरा रहा होगा। वो नजर झुकाए बैठी हुई थी। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहने लगी कि हाँ, बस वो मुझे इतने भारी कपड़ों से उलझन हो रही थी। मैं इतनी देर ऐसे कपड़ों में नहीं बैठ सकती थी। मैंने कहा, ओ सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे आइडिया नहीं था कि आप मेरा इंतजार कर रही होंगी, जबकि मैं तो टाइम पर ही कमरे के अंदर आया हूँ। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और वो उठकर बेड पर चली गई थी। मैं भी उठा और उसके बराबर में जाकर बैठ गया था, लेकिन इससे पहले मैंने अपने वो सारे बैग उठा लिए थे जिसमें मैं उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। मैंने उसके सारे गिफ्ट उसके सामने रख दिए थे और उससे कहा था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसने सारे सामान में से किसी भी एक चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने कहा कि आप ये सारा सामान अपने हाथ में लेकर नहीं देखोगी? तो वो कहने लगी कि इन गिफ्ट्स को अगर मैं हाथ लगा दूंगी तो क्या ये डबल हो जाएंगे? मैंने कहा, अरे आप जो कहोगी मैं आपके लिए हाजिर कर सकता हूँ। उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और ये आप भी मत कहो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मेरा नाम नीलम है। ये कहकर वो उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे तुमसे तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारूंगा। तुम जरा ये गिफ्ट खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि कैसी हरकतें? ये हरकतें ना करूँ तो और कैसी हरकतें करूँ? तुम मेरी पत्नी हो, आज हमारी शादी हुई है और सुहागरात है हमारी। उसने कहा कि मैं ये बात आपको पहले दिन ही सीधे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी तुम्हारे साथ शादी की है, वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं एक बदशक्ल लड़के से शादी करती? कहाँ मैं खूबसूरत गोरी चिट्टी कम उम्र की लड़की, और कहाँ तुम प्योर काले रंग की पक्की उम्र के इंसान हो। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए करवाई क्योंकि वो गरीब लोग हैं, और गरीबों की बेटियों की शादी गरीबों में ही होती है। अगर उनकी बेटी के लिए किसी अमीर परिवार से रिश्ता आ जाता है तो वो लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। मेरे माता पिता भी तुम्हें अपना घर का दामाद बनाकर बहुत खुश हैं। मुझे तो कोई भी खूबसूरत लड़का मिल सकता था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी सिर्फ तुम्हारा पैसा देखकर की है, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें अपना पति कभी स्वीकार करूंगी, इसलिए मुझसे दूर रहना। ये मत समझना कि मेरी तुमसे शादी हो गई है तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लोगे। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम इस्तेमाल करते रहोगे और वो खामोश रहेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुंची थी, मगर फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, तो तुम मुझे बता दो कि शादी की पहली रात पत्नी को इम्प्रेस किस तरह से किया जाता है। आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम इम्प्रेस हो जाओ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बस मुझे तो अपनी पत्नी को अपना बनाना था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ये गिफ्ट तो खोल कर देख लो, मगर उसने मेरा सारा सामान उठाकर टेबल पर रख दिया था। अब मैं खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। मेरी फितरत ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर लेता, इसलिए मैं अपनी पत्नी के सामने खामोश रहने लगा था। धीरे धीरे नीलम ने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अगली सुबह उसने तैयार होने से भी इनकार कर दिया था और नाश्ता भी मेरे साथ बैठकर नहीं किया था। मैं घर में बोर हो रहा था। जब मेरा घर में कोई काम नहीं था तो मैं अपनी दुकान पर ही चला गया था। मैंने सोचा कि शादी के अगले दिन ही नहीं बल्कि मैं शादी के बाद पूरे 1 हफ्ते तक छुट्टी करूंगा, अपनी पत्नी के साथ शादी के हसीन पल गुजारूंगा। मगर मेरी पत्नी तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं दुकान पर चला गया था। वहाँ पर मुझे सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे और कहने लगे कि तुम्हें दुकान खोलने की इतनी भी क्या जल्दी आ रही थी? तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए था, उसको वक्त देना चाहिए था। शादी के नए नए दिनों की बात ही कुछ अलग होती है, बाद में ये दिन लौट कर नहीं आते। अब मैं उन लोगों को क्या बताता कि मैं किस परेशानी में उलझा हुआ था। शाम का टाइम हुआ
तो मैं दुकान पर अकेला बैठा हुआ था जब वही जवान लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मिठाई को बड़े गौर गौर से देखने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में पानी आ रहा है। आज मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान था, इसलिए मैंने उसे गुल्लक से निकालकर पैसे दे दिए, मगर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और फिर वो वहां से चली गई। शाम को मैं जल्दी दुकान बंद करके वापस घर आया तो मेरे घर में एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। मेरी पत्नी ने मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की थी। मेरी दोनों बहनें जो मेरी शादी की खुशी में मेरे घर पर आई हुई थी, मेरी पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो दोनों गुस्से में मेरे घर से चली गई थी। वो अभी और घर पर कुछ दिन रहना चाहती थी क्योंकि अपनी नई भाभी के साथ भी कुछ दिन गुजारना चाहती थी। माँ भी इस बात पर बहुत नाराज थी क्योंकि आज से पहले कभी हमारे घर में औरतों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी। भाभी का कहना था कि नीलम ने आज घर की सभी औरतों से जबान लड़ाई है। मेरी भाभी ने भी कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी और मेरी पत्नी ने पहले ही दिन अपनी तरफ से सबका दिल दुखा दिया था। उसने घर का काफी सारा जरूरी सामान भी उठाकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। घर की सफाई मेरी भाभी कर रही थी जबकि माँ अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मेरी पत्नी मुझ पर और मेरे घर वालों पर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे पता चला कि वो तो बगावत कर रही है क्योंकि वो बगावत पर उतर आई है। वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी, वो तो बदला ले रही थी। शायद इस बात का कि उसके माता पिता ने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन उसका बदला वो मुझसे क्यों ले रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाया था। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी कि औरत के सामने नरमी से पेश आने पर औरत तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आती है। मैं भी उसे प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये अब तुम्हारा घर है और हमारी शादी हो गई है, रहना तो तुम्हें अब मेरे साथ ही है। उसने कहा कि शादी हो गई है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बीच का भी तो कोई रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा कि क्या मतलब, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शादी के दूसरे दिन ही तुमने इतना हंगामा कर दिया, भला नई नवीली दुल्हन पर ये सब क्या शोभा देता है? तो वो कहने लगी कि हाँ, मुझे सब कुछ शोभा देता है। मेरा मानना है कि जब लड़की की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाए तो उसे अपनी ससुराल जाने के बाद कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं? हम लोग उसके अलावा भी तो कोई और रास्ता निकाल सकते हैं ना। उसने कहा कि मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा कि देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने कहा, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी। इससे पहले मेरे घर वालों को मेरी पसंद के बारे में पता चलता। इस दौरान तुमने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते से बहुत इम्प्रेस हुए और इस तरह मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। यही वजह है कि मेरे दिल में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है, मगर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानने लगती हैं। तुम भी ऐसा ही करो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। खूबसूरत लड़की के चक्कर में मेरी शादी एक आफत लड़की के साथ हो गई थी। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरे भाग्य में लिखी हुई थी और मैं तुम्हारे भाग्य में। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई और तुम इसे अपनी खुशकिस्मती नहीं समझती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से जवाब तो दे दिया था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात मैं किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं, लेकिन वो हर वक्त मुंह में अंगारे भरे फिरती थी। घर वालों के सामने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, हर बात का उल्टा जवाब देती थी। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी कह दिया था कि इससे घर का कोई काम मत करवाना, मैं घर में नौकरानी रख दूंगा। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर के सारे काम करती थी और आज तक घर के सारे काम करती आ रही हूँ। भला तुम्हारी पत्नी सारा दिन घर में आराम क्यों करेगी? मेरे समय में तो कभी नौकरानी नहीं आई। मैंने कहा कि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार नौकरानी आएगी तो आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा
और मेरी पत्नी को भी काम नहीं करना पड़ेगा। प्लीज आप में से कोई भी नीलम से कुछ मत कहना। वो कुछ करे तो उसको करने देना और ना करे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। पहले ही मैं इससे शादी करने के बाद बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं गुस्सा करते हुए अपनी दुकान पर चला आया था। मैंने फिर से इस लड़की को देखा था। वो दुकान के बाहर खड़ी हुई खाने पीने के सामान को बड़ी गौर गौर से देख रही थी। उस समय मैं खाना खा रहा था जब मैंने उसको अपना लंच बॉक्स दे दिया था, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मगर उसने मेरा खाना लेने से भी साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे पैसे देना चाहे तो उसने वो पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि हर बार वो मेरी मिठाई खाती है, उसका मन भर जाता होगा। कभी कभी वो पैसे लेकर बाजार से कुछ और भी खा लिया करे, मगर वो पैसे लेती ही नहीं थी। वो खाने से साफ इनकार करके वहाँ से चली गई थी, जैसे कह रही हो कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं ये लड़की कौन थी। इसका हुलिया देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ये पागल है या फिर इधर उधर भीख मांगती है। लेकिन मैंने उसे कभी लोगों से पैसे मांगते हुए नहीं देखा था। अब मैं समझा था कि इसे मेरी दुकान की मिठाई पसंद है। उसके जाने के बाद मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं करता। उसकी हर बात मानता हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। मेरे हिसाब से वो बहुत खुशकिस्मत थी जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मैं तो उसके मुंह से निकली ये बात भी बर्दाश्त कर गया था कि वो शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक बार मेरी कदर करके तो देखती। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार था। हर बात के लिए मैं अपनी पत्नी को सिर्फ समझा सकता था, क्योंकि उसकी हरकतें तो ऐसी थी कि शादी के पहले दिन से ही मुझे उसको काबू में रखना चाहिए था। एक दिन तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने कहा कि किससे बात कर रही हो? कहने लगी कि उसी से बात कर रही हूँ जिससे शादी से पहले मैं मोहब्बत किया करती थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी कम नहीं हुई। मैंने कहा, ये क्या हरकत हुई? तुम अभी तक उस लड़की को भूली नहीं हो। तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा हो गया। उसने हम दोनों का बिस्तर भी अलग कर लिया था। मैं बेड पर सोता तो खुद वो सोफे पर सो जाती थी। मुझे बुरा लगता था कि वो सारी रात सोफे पर रहेगी तो उसे ठीक से नींद नहीं आएगी, इसलिए मैंने ही सोफे पर सोना शुरू कर दिया। मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन वो मजे से बेड पर सोती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड के साथ अब उसकी बातचीत काफी हद तक बढ़ गई थी। वो मेरा भी कोई लिहाज नहीं करती थी और उसके साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें करती रहती थी। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, मगर फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करता था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। अरे फिक्र तो वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है। जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ फिक्र कहाँ से आएगी? मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भी जाने लगी है, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उसे किसी लड़की के साथ मिलते जुलते देखा था। इसलिए शिकायत मेरे घर तक भी पहुँच गई थी। मेरी पत्नी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि वो इतनी बिगड़ गई थी। वो चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ दूं, ताकि वो अपने पुराने आशिक के साथ आसानी से शादी कर सके। मैं हर बात से खामोश हो गया था। मैं उसके लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अपने घर वालों की भी बातें सुन रहा था। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने इसको सर पर चढ़ा लिया है। मेरी माँ की ही तो ख्वाहिश थी कि वो खूबसूरत लड़की को मेरी पत्नी बनाए। अब मेरी खुशियों को नजर लग गई थी तो मैं क्या कर सकता था? मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में आ तो गई थी, मगर वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हुई थी। मुझे उससे अभी तक एक पल की भी मोहब्बत नहीं मिली थी। मैंने अपनी पत्नी को एक बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारी बहुत बात मानी है, आगे भी मानूंगा। तुम्हारा ख्याल करता हूँ, हमेशा करूंगा। हो सके तो तुम अपने उस आशिक को भूल जाओ, वरना वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाला। मगर वो तो सीना तान कर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। मैंने अपने घर वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि वो कुछ भी करे, आप लोगों को उसके बीच में नहीं बोलना है। उसका चक्कर अपने आशिक के साथ अभी भी चल रहा था। न वो लड़का पीछे हटने वालों में से था और न ही मेरी पत्नी। मैंने इस मैटर में किसी दिन आराम से अपनी पत्नी से बात करने के बारे में सोचा था। मैं अपनी दुकान पर बड़ा परेशान बैठा हुआ था जब हर बार की तरह वो लड़की फिर से मेरी दुकान के पास आकर खड़ी हो गई और मिठाई को देखने लगी। आज मैंने उस लड़की को दुकान के अंदर बुला लिया था और उसे बैठने के लिए कुर्सी भी दी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसे बहुत करीब से देखा था।
मैंने अपनी दुकान की सबसे महंगी और बेस्ट मिठाई प्लेट में निकालकर उसे खाने के लिए दे दी थी। वो बैठी हुई खा रही थी और खूब जायके ले रही थी और खुश भी हो रही थी। मिठाई खाने के बाद उसने प्लेट एक तरफ रख दी थी। वो अपने कपड़े हटाकर खुजा रही थी। मुझे उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी। वो जवान लड़की थी, उसे अपने शरीर को ढककर रखना चाहिए था, मगर वो लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका हुलिया बहुत गंदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नहाए हुए कई दिन गुजर गए। यही वजह थी कि उसके शरीर में खुजली हो रही थी। मगर इस दौरान जब वो पागलों की तरह अपने शरीर को खुजा रही थी, तब मेरी नजर उसके शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पर चली गई थी जहां पर मेरी नजर नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए थे। ये लड़की देखने में बड़ी मासूम लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बेचारी पर अत्याचार होता है, इस पर मारपीट की जाती है। मगर इस मासूम को कौन मारता था? थोड़ी देर को मेरी दुकान पर बैठने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, शायद वो गूंगी थी। मैंने अपनी दुकान पर छोटू को बैठा रहने के लिए कहा और ना जाने क्यों मैं उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए चला गया था कि वो कहाँ जाती है। वो किसी से भीख नहीं मांग रही थी, बस इधर उधर ही टहल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक घर में चली गई। यहाँ पर मैंने कुछ लड़कों को घर के अंदर जाते हुए देखा था। उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का देकर घर के अंदर कर लिया था। मतलब कि उनका बिहेवियर उस लड़की के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसी जगह पर ठीक सामने एक चाय का होटल बना हुआ था। मैं उस होटल के मालिक के पास गया और उससे पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है और इन लड़कों की क्या लगती है। इस आदमी ने मुझे बताया कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके माता पिता भी मर गए। कुछ समय पहले ये अपने माता पिता के साथ इस घर में रहती थी, मगर इसको एक गहरा सदमा लग गया था और इसी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। इसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। इसके पेरेंट्स ने ऊपर वाला पोर्शन जॉब करने वाले लड़कों को रेंट पर दिया हुआ था। इसके पेरेंट्स के मरने के बाद उन लड़कों ने इस पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इस लड़की को अपना होश भी नहीं रहता। ये सुबह घर से निकलती है, जहाँ चाहे वहाँ जाती है। ये लड़के इसके साथ मारपीट करते हैं, इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। सारा दिन ये लड़की न जाने कहाँ गुजारती है। जब ये घर आती है तो उन लोगों का बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं होता। मैंने उस आदमी से कहा कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम लोगों ने कभी इस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की? इन लड़कों के खिलाफ आपको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। वो आदमी कहने लगा कि मालिक, हम गरीब लोग हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। थोड़ी देर उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल निकालने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया था। मैंने छोटू को फोन करके बोल दिया था कि वो दुकान बंद कर दे। घर आया तो पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी भाभी के साथ बहुत बदतमीजी की है और उसका मेरी मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरी भाभी की ईंट मार दी, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई है। भैया भाभी को अस्पताल लेकर गए थे। मेरी भाभी दर्द से कर्रा रही थी। आज तक कभी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मुझे अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आ गया और मैं वो फैसला करने पर मजबूर हो गया था जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी और उसे घर से निकाल दिया था। वो अपने काम में कामयाब हो गई थी। मैंने कहा था, लेकिन खबरदार, अगर तुमने मेरे घर से कोई भी सामान लिया, जो सामान तुम्हारे घर वालों ने दिया है, उसे हम खुद तुम्हारे घर वापस भेज देंगे। वो शायद ये समझती थी कि हमारे घर का जितना भी कीमती सामान है वो अपने साथ ले जाएगी, मगर मैंने उसे किसी चीज को हाथ तक न लगाने दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था। भाभी अभी भी अस्पताल में एडमिट थी। कुछ दिनों के बाद भाभी घर आ गई थी। मेरी पत्नी के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया था, क्योंकि उसने मेरी भाभी, मेरी बहनों और माँ का बहुत पीछा लिया हुआ था। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरी बहनें नीलम की वजह से घर में आती ही नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। फिर मैंने एक नया काम करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपने एक मीडिया रिपोर्टर दोस्त को लिया और पुलिस को भी फोन कर दिया था और अपने बाकी भी कुछ दोस्तों को बुला लिया था। मैं उन सब के साथ उस लड़की की मदद करने के लिए चला गया था, क्योंकि उस लड़की की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अकेली लड़की का तो ये जमाना वैसे भी बहुत फायदा उठाता है और उस लड़की की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए सबके साथ उसके घर पहुंच गया था। उस लड़की से पूछा गया कि ये लड़के तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मेरे रिपोर्टर दोस्त ने उनसे ढेर सारे सवाल किए थे। वो लोग साफ मुकर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मगर उस लड़की के शरीर पर लगे निशान ये गवाही दे रहे थे कि उसके साथ मारपीट की जाती थी। पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने भी उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया था और उस लड़की से जब प्यार से सवाल जवाब किए गए
तो उसने लड़कों के बारे में बताया कि वो उसके साथ रात को बदतमीजी करते हैं और उसको मारते पीटते भी हैं। घर की तलाशी ली गई तो घर से सिगरेट, ताश खेलने के पत्ते, शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी। वो लोग रात को नशा करने के बाद इस लड़की का इस्तेमाल करते थे। सारा दिन ये लड़की इधर उधर भटकती रहती थी। इन लोगों ने उसके माता पिता के घर पर भी कब्जा कर लिया था। लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा था। मैंने इस लड़की के इलाज की जिम्मेदारी ली थी और सब लोगों के सामने उस लड़की से शादी करने को कहा था, मगर पुलिस ने कहा था कि जब तक इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं हो सकती। मैं इस लड़की के ठीक होने का इंतजार कर रहा था और फिर कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से ये लड़की ठीक भी हो गई थी। मैंने इसकी मर्जी के साथ इससे शादी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान मुझे नीलम के बारे में पता चला था कि जिस लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था, मेरे घर से जाने के बाद वो उसके पास चली गई थी, लेकिन उसने पूरे 2 महीने तक उसका इस्तेमाल किया, उससे शादी नहीं की और फिर वो उसे छोड़कर चला गया। नीलम अब दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ा था वो लड़का उसे पूरी तरह बर्बाद करके चला गया था। मेरी पत्नी अब मेरे घर में आ चुकी है। वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती है और घर के भी सारे काम करती है। मेरे घर में उसके आने के बाद बहुत सुख शांति है और बहुत खुशहाली छाई हुई है। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। आखिरकार वो बेचारी न जाने कब से अच्छी जिंदगी के लिए तरसी हुई थी। वो अगर और आगे उन लड़कों के साथ रहती तो वो लड़के न जाने इसका क्या करते। पहले ही वो इसका काफी नुकसान कर चुके थे। मेरी पत्नी को आज भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आता है तो वो मेरी बहुत आभारी होती है कि आपकी वजह से ही आज मैं सही सलामत जिंदगी गुजार रही हूँ, वरना मैं पूरी तरह से पागल हो जाती। नीलम ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा उसको भगवान ने दे दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम विश्वास है। आज मैं बहुत उदास था। घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ बुरी तरह से रो रहा था। आखिरकार मेरे अपनों ने ही मुझे खूब जलील किया था। आज मेरी परवरिश ही मुझे आंखें दिखा रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो अपने माता पिता को घर में पड़े हुए उस टीन के डब्बे की तरह समझते हैं जो एक बार इस्तेमाल में आने के बाद दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकता। उसका क्या होता है? वो कई दिनों तक घर के कोने में काफी समय तक पड़ा रहता है और फिर जब घर की सफाई होती है तो कबाड़ी वाले को उसे बेच दिया जाता है। यही हैसियत अपने ही घर में मेरी भी थी। क्या आप लोग मेरी ये दुख भरी कहानी सुनना चाहेंगे? मेरी कहानी सुनने के बाद आप लोगों को भी ये एहसास होगा कि हम अपने बच्चों के साथ जितना चाहें अच्छा कर ले, लेकिन जिस दिन आपकी औलाद आपसे नजर फेर लेगी उस दिन आपने सारी जिंदगी उनके साथ जितने भी भलाई की है वो सब मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगी। क्या आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि ऐसे समय में माता पिता उनकी परवरिश कितनी मेहनत से करते हैं? इस सदी में जो समय चल रहा है, ऐसे समय में इंसान सिर्फ इतना कमा सकता है जितनी उसकी हैसियत है। वो अपनी हैसियत से बढ़कर अगर कमाने की कोशिश करता है तो उसे अपना कुछ ना कुछ कीमती जरूर गंवाना पड़ता है। आजकल एक मिडिल क्लास इंसान की आमदनी इतनी नहीं है जितनी वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरी शादी उस समय हुई थी जब मेरी उम्र 25 साल थी। मैंने अपनी पत्नी से पसंद की शादी की थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसके घर मैंने अपने माता पिता को राजी करके रिश्ता भेज दिया था और उसके बाद माता पिता ने मुझसे उसकी शादी करवाने में देर नहीं की थी। शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पिता की अपनी पटाखों की दुकान थी, उनकी बहुत आमदनी थी। पूरे शहर में उनके ही पटाखे बिकते थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने आकर हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ मेरी शादी के 2 साल बाद इस दुनिया से चली गई। पिताजी का काम अभी भी बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने शादी के 1 साल बाद बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उससे मैं बहुत प्यार किया करता था। उस समय मैं भी अपने पिताजी की दुकान पर पटाखे बेचता था। हमारे यहाँ पटाखे बनते भी थे और दूसरे शहरों में सप्लाई भी होते थे। हमारा पटाखों का बहुत बड़ा कारोबार हो गया था क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय के बाद ही
हमने पटाखे की छोटी सी दुकान से बड़ा सा कारखाना कर लिया था और उसमें हमने कुछ लोगों को नौकरी पर भी रखा था जो पटाखे बनाने में हमारी मदद किया करते थे, जिनको हम महीने की तनख्वाह पर रखते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी पहली बेटी, जिसने घर में आने के बाद रौनक बिखेर दी थी, मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार दिया करती थी। मेरे पिता उसे अपने घर की लाडली बनाकर रखते थे। जिंदगी में इतनी खुशियां थी कि ऐसा लगता था जैसे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और वक्त बस इसी तरह से चलता रहे। लेकिन वक्त कहाँ किसी का रहा है। वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। कुछ साल खुशी के इसी तरह से गुजर गए। ये 5 साल मेरी जिंदगी के इतने हसीन साल गुजरे थे जिनमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ जी ली थी। मेरी बड़ी बेटी कंचन के होने के 2 साल बाद मेरी पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया। उसका नाम हमने श्रुति रखा और फिर श्रुति के 2.5 साल के बाद मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम हमने दीपक रखा था। हमारा परिवार पूरा हो चुका था। मेरे पिता बहुत खुश थे। उन्हें अपने परिवार से इतनी खुशियां मिल गई थी कि इस दौरान उन्हें कभी माँ की ज्यादा याद नहीं आई थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे बच्चे छोटे थे। उनकी जिंदगी का ऐशो आराम अब खत्म होने वाला था। अब हम सब का बुरा समय पलटकर हमारे ही सामने आने वाला था। हम सब लोग रात को बड़े सुकून की नींद सोए थे क्योंकि दिन के समय मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे था और हमने उसका बर्थडे बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। मेरी बड़ी बेटी कंचन से घर के सब लोग ही बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो घर की पहली बच्ची थी। वो पूरे 6 साल की हो चुकी थी। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग रात को थकार कर बिस्तर पर लेटकर बेफिक्रे की नींद सो गए थे। लेकिन सुबह के समय आने वाले एक फोन कॉल ने हमारी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया था। वो कॉल हमारे कारखाने में काम करने वाले अभिजीत की थी। अभिजीत हमारी फैक्ट्री का एक नौकर था। उसने रोते हुए बताया कि मालिक, जल्दी से फैक्ट्री आ जाओ, यहाँ पर आग लग गई है। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। पापा ने मुझे ये बात बताई तो मैं भी घबरा गया था। हम दोनों बाप बेटे फौरन ही भागकर फैक्ट्री की तरफ गए। वहां जाने के बाद हमने देखा कि उधर तो बड़ी भीषण आग लगी हुई थी। जल्दी से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। सारा माल जलकर राख हो गया था। सारे पटाखों में आग लग गई थी। यहाँ तक कि आसपास की जगह पर भी काफी नुकसान हुआ था। पटाखे उड़कर दुकान से निकले थे। सुबह का समय था इसलिए रोड पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जितने लोग थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था। काफी सारे लोग तो घायल हुए थे। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। बहुत देर तक फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद जब आग बुझी और सब कुछ शांत हुआ तो पता चला कि हमारी फैक्ट्री में मौजूद सारा ही सामान जलकर राख हो गया। हमारा बहुत नुकसान हुआ था। ये नुकसान मेरे पापा बर्दाश्त न कर सके। मेरे पापा की उसी समय तबीयत बिगड़ गई। उनको जोरदार हार्ट अटैक आया था। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। एक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, दूसरी तरफ मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं तो अपना सर पकड़कर रोने बैठ गया था कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो फैक्ट्री हमारे लिए सब कुछ थी। उस फैक्ट्री से ही तो हम बाप बेटा अपना गुजारा करते थे। पटाखे की हमारी जानी मानी दुकान से हमने बड़ी सी फैक्ट्री खोली थी जिसमें सिर्फ हम ही नहीं, हमसे ना जाने कितने लोग जुड़े हुए थे जिनका बहुत नुकसान हुआ था। मगर जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनका नुकसान भी अब हमें ही पूरा करना था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिन लोगों को पटाखे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया हुआ था उनको हमें पैसे वापस करने थे या फिर उन्हें उसी की क्वांटिटी में पटाखे देने थे। कोई भी हमारी परेशानी समझने के लिए तैयार नहीं था। पिताजी की चिता की आग ठंडी हुई तो कर्जदार दरवाजे पर कुंडी बजाने लगे थे। जिंदगी बड़ी परेशानी भरी गुजर रही थी। मैं बहुत परेशान था। इसी दौरान मेरी पत्नी की भी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गई थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है और उसकी बीमारी काफी हद तक बढ़ गई है। उसे इलाज की बहुत जरूरत है। मैंने डॉक्टर से इलाज स्टार्ट करने के लिए कहा था, मगर मेरी पत्नी का इलाज सिर्फ कुछ ही दिन हो सका क्योंकि मैं कर्जदारों का कर्ज निपटाने में लग गया था। इस दौरान मेरी पत्नी का इलाज ठीक से नहीं हो सका। ना ही अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कर सकता था। रोड पर जो हमारी फैक्ट्री थी वो मेरे पापा के दोस्त की जमीन थी। उस पर मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त ने पार्टनरशिप में काम किया हुआ था। उन्होंने जमीन पूरे अपने कब्जे में कर ली थी। पार्टनर होने के मुताबिक इस हादसे में जितना नुकसान हुआ था उसमें भी वो बराबर के हकदार थे, मगर उन्होंने कोई भी नुकसान उठाने से इनकार कर दिया था
और सब लोगों से कह दिया था कि वो मेरे पापा के पार्टनर नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो मेरे पापा को जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए दी हुई थी और ये जमीन उनकी ही है। मैं तो चारों तरफ से परेशानियों में घिर गया था। मैं कर्ज में इतना डूब चुका था कि मैंने अपना घर भी बेच दिया। अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब बर्बादी हमारे घर तक आ पहुंची थी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किराए के घर में चला गया था। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझसे जितना हो पा रहा था मैं उसके लिए कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। उसे ठीक इलाज नहीं मिल सका। मेरी जीवन साथी मुझे छोड़कर चली गई थी। एक वही तो थी जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी, जो मेरे हर अच्छे बुरे हालात में मेरे साथ डटकर खड़ी रही थी, हमेशा मुझे हौसला देती थी। लेकिन अब वो भी मुझे अकेला छोड़ गई थी। मैं अपने बच्चों की परवरिश अकेले कैसे करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे हालात और फिर मेरा पूरी तरह से अकेला रह जाना मुझे बहुत सता रहा था। बच्चे उस समय छोटे छोटे थे। मेरी सेहत भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरे लिए शायद अब कोई काम भी नहीं बचा था। बच्चे भूखे बिलखते रहते थे। उन्हें भूख लगती थी तो मैं उन्हें कहीं न कहीं से खाने का इंतजाम करके ला देता था। घर से बाहर निकलता तो मुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाता था। कभी किसी की गाड़ी से सामान उतार देता तो कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता। लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे 100 या 50 रुपए दे दिया करते थे। इतने पैसों में मुझ अकेले का पेट नहीं भरता। ऐसे में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर सकता था? मगर जितना भी होता मैं अपने बच्चों के लिए करता था। मेरे बच्चे जो पहले बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अब स्कूल से भी उन्हें निकाल दिया गया था। मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी दोनों ही कुछ समय तक स्कूल गई, लेकिन स्कूल वालों ने भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उनकी फीस के ड्यूज क्लियर नहीं थे। आजकल हर काम पैसे से होता है। पैसे की कितनी अहमियत होती है, ये बात मुझे अपने पिताजी के मरने के बाद पता चल गई थी। और अब मैं अपने बच्चों का रखवाला बना हुआ था। मैं हमेशा किसी न किसी काम की तलाश में रहता था। अभी तक मैं किसी ऐसे काम पर नहीं लगा था जिनसे मुझे कुछ पैसे मिल सकते। बस मुझे कोई काम मिल जाता तो उसी काम के पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर चला जाता था। सारा दिन मेरे बच्चे घर में अकेले रहते थे। मेरी बड़ी बेटी इतनी होशियार हो गई थी कि अपने छोटे भाई का ख्याल रख सकती थी, मगर मेरा छोटा बेटा बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन मैं घर में रुकता तो बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कहाँ से करता? अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर मुझे घर से बाहर जाना पड़ता था। कुछ दिन गुजरे तो मैंने जैसे तैसे कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और अपने लिए एक रिक्शा खरीद लिया था। ये पैसे मुझे मेरे एक दोस्त ने उधार के तौर पर दिए थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके पैसे जल्द ही चुका दूंगा। अब मैं रिक्शा चलाने लगा था। सारा दिन रिक्शा चलाता और जो पैसे मिलते वो सारे पैसे अपने घर लेकर जाता। मेरे बच्चों को हमेशा से ही अच्छा खाने पीने की आदत थी, मगर अब वक्त ऐसा आ गया था कि 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिल रही थी। घर में खाना बनाने वाली भी कोई नहीं थी। मैंने धीरे धीरे अपने दोस्त के वो पैसे भी अदा कर दिए थे जिससे मैंने रिक्शा खरीदी थी। अचानक घर में परेशानियों का आ जाना और फिर ऐसी परेशानियों का आना जिनके बारे में आपको कभी कुछ पता भी ना हो और ना ही कभी उन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा हो। ऐसे समय में हमारा मन करता है कि हम सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से ही चले जाएं। शायद हमारे जाने के बाद हमें परेशानियों से आज़ादी मिल जाएगी। अकेला इंसान तो शायद अपने आप को हर तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जिसके आगे छोटे छोटे बच्चे हों वो तो बहुत मजबूर हो जाता है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे थे। मेरे बच्चे ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पापा रिक्शा चलाते हैं और इसी रिक्शा की वजह से अभी तक हमारे घर का गुजारा हो रहा था। हम लोग किराए पर रहते थे। हर महीने मुझे किराया भी देना होता था। यही वजह थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आधी रकम किराए में चली जाती थी, पर बाकी के पैसे बाजार से खाना लाने में खर्च हो जाते थे। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी। जब उसकी उम्र 11 साल हो गई तो उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, मगर मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो मुझसे कहती थी कि पापा मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। ऐसी हालत में मैं उसका एडमिशन कैसे करवा सकता था? फिर एक दिन मैंने रास्ते से गुजरते समय देखा कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने वहां जाकर अपनी बेटी की पढ़ाई की बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ सकती है, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, मगर वक्त और हालात हर इंसान को बदलकर रख देते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। वो इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उसी को देखकर छोटी बेटी को भी स्कूल जाने की चाह जागने लगी।
फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन अब बेटे का ध्यान कौन रखता। वो अभी छोटा था और स्कूल भी नहीं जा सकता था। मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। सुबह सवेरे मैं अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता था, लेकिन दोपहर के समय उन्हें फौरन ही घर लेकर आ जाता और उनसे कहता कि अब तुम अपने भाई का ध्यान रखो, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। रात को जब मैं घर वापस आता तो मेरी बेटियां कच्चा पक्का खाना ही बनाकर मुझे खिलाया करती थी, क्योंकि अब मेरी बड़ी बेटी कहती थी कि पापा, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, आप मुझे घर में ही सामान लाकर दे दो, मैं खुद खाना बना लिया करूंगी। इसलिए अब मैंने कंचन के कहने के मुताबिक बाजार से खाना लाना बंद कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे लिए खाना बनाया करती थी। मेरी बेटी के खाने में बहुत सारी कमियां होती थी, मगर मैंने कभी उसकी कमियों को जाहिर नहीं किया। इंसान तभी परफेक्ट बनता है जब उसको सराहा जाए, उसे लगे कि वो धीरे धीरे परफेक्ट बन रहा है। उसे थोड़ा और परफेक्ट बनने की ज़रूरत है, और अगर हम अपने बच्चों के कामों में कमियां निकालते रहेंगे तो तंग आकर वो उस काम को करना ही बंद कर देंगे। वक्त के साथ साथ मेरी बेटी जवान हो गई और एक बहुत अच्छी कुक भी बन गई थी। ये समय मैंने बड़ी परेशानी से गुजारा था। सारा दिन रिक्शा चलाता, रात को बदन बहुत दर्द करने लगता था। अपने बच्चों को सुकून की नींद सोते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अब वो पेट भरकर खाना खाकर सो जाते थे। मेरी बेटी से बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया था। उसकी उम्र 16 साल हो गई थी, जबकि श्रुति भी उसके साथ काम में हाथ बटाया करती थी। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। कंचन का इंटर कंप्लीट होने वाला था, जबकि श्रुति हाई स्कूल में पहुंच गई थी। मैंने दीपक का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मगर मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, दिमाग के बहुत तेज थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था। मेरा बेटा दीपक मुझे मेहनत करते हुए देखता तो बहुत खुश होता था। श्रुति और कंचन ने एक दिन मुझसे जिद की कि वो दोनों कहने लगी कि पापा, हम दोनों बहनें सिलाई सीखना चाहते हैं, हमें सिलाई सीखने का बहुत शौक है। हमारे स्कूल की एक टीचर है जो अपने घर पर लड़कियों को सिलाई सिखाती हैं। मैंने कहा कि बेटा तू सीख लो, मैंने तुम लोगों से कब मना किया। वो दोनों थोड़ी शांत हो गईं। उन्होंने कहा कि सिलाई सीखने के लिए पैसों की ज़रूरत है, हर महीने हमें उनको पैसे देने होंगे। मैंने जब बेटियों के चेहरे पर उदासी छाई हुई देखी तो मैंने उनको खुश करने की कोशिश की। मैंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कितने पैसे, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। कंचन कहने लगी, लेकिन पापा, हर महीने आपको घर का किराया भी तो देना होता है, और फिर बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ मकानदार ने किराया भी बढ़ा दिया है, लाइट और पानी का बिल भी हमें ही देना पड़ता है। ऐसे में एक और खर्च आप कैसे अफोर्ड करोगे। मैंने कहा, बचपन से लेकर अब तक तुम लोगों की सारी जिम्मेदारी मैंने ही तो उठाई है, अब आगे भी उठा लूंगा। मैंने कहा था कि तुम लोग कल से वहां जाना शुरू करो, मैं पैसे दे दूंगा। मेरी बेटियां बहुत खुश हो गई थी। दीपक को मैंने स्कूल भेजने के साथ साथ ट्यूशन पर भी लगा दिया था, क्योंकि श्रुति और कंचन के मुकाबले वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। मेरी दोनों बेटियां सिलाई सेंटर सिलाई सीखने के लिए जाने लगी थी। मैं दिन में जितने पैसे कमाया करता था वो सारे ही पैसे एक गुल्लक में डाल दिया करता था। कई साल हो गए थे, मेरे कपड़े बहुत खराब हो रहे थे। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आखिरी समय मैंने अपने लिए कपड़े कब खरीदे थे। सर्दी होती तो मेरे पास पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं था, और कड़कती सर्दी में ही मैं रिक्शा चलाता। मुझे बहुत ठंड लगती थी, मगर मैंने कभी भी अपनी तकलीफ या अपनी कोई परेशानी अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी फिक्र होने लगती थी। मुझे हमेशा अपने बच्चों की इतनी फिक्र रहती थी कि जब भी सर्दियाँ आती मैं अपने तीनों बच्चों के लिए फिक्र से स्वेटर ज़रूर लेकर आता था। अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैं अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। आखिर ये बच्चे मेरे पास मेरी पत्नी की आखिरी निशानी थे। जब कभी मैं उदास बैठा होता तो मुझे अपनी ज़िंदगी के वो सुहाने दिन बहुत याद आते थे जब मेरे पापा जिंदा थे, और जब मुझे कभी ज़िंदगी की कोई फिक्र ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सारी ज़िंदगी इसी तरह से हंसी मजाक में गुजर जाएगी, कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, कभी मुझे तंगी भी देखनी नहीं पड़ेगी। ये मुझे नहीं पता था, मगर अब सोचता हूँ कि अगर मैं समझदारी से चलने वाला इंसान होता तो शायद ये समय मेरे आगे ना आता, मगर जो ऊपर वाले को मंजूर है होना तो वही है। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा और ख्वाहिशें पूरी करने में मुझे तंगी तो बहुत हुई थी, मगर जैसे तैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिलाई का पूरा कोर्स करवा दिया था। मेरी बेटियां वक्त से पहले ही सिलाई सीख गई थी।
मगर अब उन्हें घर में सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन की भी ज़रूरत थी और मेरी दोनों बेटियों का कहना था कि हम दोनों को अलग अलग सिलाई मशीन चाहिए। मुझे लगा कि सिलाई मशीन ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, लेकिन मैंने मार्केट में जाकर जब उसके प्राइस मालूम किए तो मैं चौंक गया था। सिलाई मशीन 5,000 की आ रही थी। इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आते? मैं तो कुछ 400-500 रुपये रोज़ कमाया करता था, उसमें भी 100 खर्च होते थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बेटियां मुझसे जिद करने लगी कि सिलाई सीखी है तो घर में सिलाई मशीन से कपड़े सीकर ही उनकी प्रैक्टिस होगी और तभी वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सी सकेंगी। मेरी बेटियां बिल्कुल ठीक कह रही थी। उधर दीपक के ट्यूशन वाले टीचर बार बार मुझसे पैसों की जिद कर रहे थे। पहले ही उन पर 3 महीने के पैसे चढ़ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने फिर से अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकूंगा। मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, मगर वो किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। उस समय उसे भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ऐसी कंडीशन में वो मेरी मदद नहीं कर सका। उसने मुझे बताया था कि तुम अगर दिन में रिक्शा चलाते हो तो रात को नाइट ड्यूटी कर लिया करो, वहाँ भी तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा बताओ नाइट ड्यूटी कहाँ करनी है? तो उसने मुझे एक बड़े से बंगले के बारे में बताया था और उसने कहा था कि वहाँ जाकर तुम मालिक से बात कर लेना। उस मालिक को नाइट ड्यूटी करने के लिए किसी हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। तुम तो हट्टे कट्टे हो, वहाँ तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मालिक को अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो वो तुम्हें दिन की शिफ्ट में भी रख लेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं दिन में वहाँ नौकरी नहीं करूँगा, रात में ही नाइट ड्यूटी के लिए चला जाऊँगा। मैं उसी समय उसके बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। वहाँ मेरी मुलाकात मालिक से हुई। मालिक ने कहा क्या तुम सारी रात यहाँ पर नाइट ड्यूटी कर सकते हो? क्योंकि वो आउट एरिया था, जंगलों की तरफ वो बंगला बना हुआ था। ज्यादातर वो बंगला खाली था। मालिक को इस बात का डर था कि कहीं उस बंगले में रात के अंधेरे में कोई घुस न जाए, इसलिए वो पहरेदार के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि रात के समय यहाँ जंगली जानवर आने का भी खतरा रहता है और चोर उचक्कों का भी डर रहता है। मैंने कहा मगर यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है। वो कहने लगे कि तुम उन लोगों को नहीं जानते जो चोरी करके भागने के बाद छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। तुम सोच लो, तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी है तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। मुझे क्या सोच विचार करना था? बच्चों की खातिर मैंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की थी, इसीलिए मैंने खुशी खुशी उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। लेकिन पहले मैंने बंगले के मालिक से 10,000 रुपये एडवांस पकड़ लिए थे। सबसे पहले मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को सिलाई मशीन लाकर दी। मेरी बेटियां खुश हो गई थी। उन्होंने अपना काम चालू कर लिया था, मगर वो हैरान थी कि एक ही दिन में 2-2 सिलाई मशीन का बंदोबस्त कहाँ से करके लाया। मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। जब रात का समय हुआ तो मैं घर से नाइट ड्यूटी करने के लिए निकलने लगा। मेरे तीनों बच्चे पूछने लगे कि पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मुझे एक नई नौकरी मिली है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, तुम लोग घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। फिर मैं यहाँ इस बंगले में पहरा देने के लिए आ गया था। यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता। यहाँ बैठे बैठे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती थी और उसी को याद करते करते सारी रात गुजर गई। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। अब तो मेरा बेटा दीपक भी जवान हो गया था। मेरे बेटे का इंटर कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ा सका, मगर मैंने तुम्हें ट्यूशन दिलवाया। मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी कोई नौकरी करने लगो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी बहनें भी जवान हो रही हैं, एक दिन उनकी भी शादी करनी है। दीपक ने उस दिन मुझे बड़ा करारा जवाब दिया था। उसके जवाब ने मेरे दिल पर एक अजीब सा जख्म डाल दिया था। उसने कहा था कि पापा मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। सारी जिंदगी भी आपने हमें मेहनत मजदूरी करके खिलाया पिलाया है, आगे भी इसी तरह से करते रहिए। जब मेरा नौकरी पर जाने का मन करेगा तब मैं चला जाऊंगा। दीपक की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। वो बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। उसे इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उसके पिता सारा दिन रिक्शा चलाता है और रात को नाइट ड्यूटी करता है। जवान बेटा अपने पिता का दायां हाथ होता है, मगर मेरे बेटे को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, लेकिन श्रुति और कंचन धीरे धीरे कामयाब होती जा रही थी। उन्होंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे और मेरी बेटियों के हाथ के सिले हुए कपड़े आस पड़ोस के लोगों को इतने पसंद आते थे कि सभी लोग मेरी बेटियों से ही अपने कपड़े सिलवाया करते थे। श्रुति और कंचन से हर तरह की ही सिलाई आ गई थी। वो घर में बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी।
यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था और वो अपनी पढ़ाई प्राइवेट ही पूरी कर रही थी। अपनी फीस का खर्चा भी वो खुद ही उठाया करती थी, घर के काम भी अच्छे से देख लिया करती थी और खाना भी बहुत टेस्टी बनाया करती थी। मुझे अपने घर में अब एक अजीब तरह का ही सुकून महसूस होता था। मेरी बेटियां मेरा सहारा बन गई थी। मेरे दिल से अब थोड़ा बोझ कम हो गया था, लेकिन मैं दीपक की तरफ से बहुत परेशान रहता था। वो मेरा कोई कहना नहीं मानता था। शायद मैं अपनी मेहनत मजदूरी में इतना बिजी हो गया था कि मैंने अपने जवान होते बेटे पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। ये नहीं सोचा कि वो लड़कों के साथ रहकर बिगड़ भी सकता है। लोग अब मुझसे मेरे बेटे की शिकायतें करने लगे थे कि तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है। हमने उसे कई बार गुटखा खाते हुए भी देखा है। मैंने अपने बेटे को कई बार डांटा, मगर वो जवान खून था। अपने पिता की डांट को अपनी बेइज्जती समझता था। उधर मैं अपनी जान पर खेलकर अभी भी दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था। मुझे मालिक अच्छे पैसे देते थे। मैंने सोच रखा था अगर मेरा बेटा भी नौकरी पर लग गया तो मैं नाइट ड्यूटी करना छोड़ दूंगा और सिर्फ रिक्शा ही चलाया करूंगा। लेकिन मेरा बेटा था कि कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अब मेरी बेटियां भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी बहुत बदल लिया था। वो लोग अपनी मर्जी के कपड़े बनाती और खूब डिजाइनर कपड़े पहनती थी। आजकल के माहौल में उन्होंने खुद को ढाल लिया था। वो बहुत खुश रहती थी। वक्त के साथ साथ उन्होंने घर को भी एक बुटीक का रूप दे दिया था, जहां लोग उनसे महंगी कीमत में कपड़े सिलवाने के लिए आया करते थे। बड़े बड़े अमीर घर की औरतें भी उनसे कपड़े सिलवाती थी। यहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियों ने एक कंपनी से कांटेक्ट कर लिया था, जिनका एक बड़ा ब्रांड था। वो उसी कंपनी के कपड़े सिलने लगी थी। दिन रात मेरी बेटियां इतनी मेहनत करती थी कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से काफी कुछ कर दिखाया था। अभी हम लोग किराए के घर में ही रह रहे थे। जिस घर में हम रहते थे उसका ऊपर वाला पोर्शन भी मेरी बेटियों ने रहने के लिए किराए पर ले लिया था, जबकि जिस नीचे वाले पोर्शन में हम पहले से रह रहे थे उसे उन्होंने बुटीक बना लिया था। बेटियों की तरफ से तो मैं बेफिक्र था। एक दिन मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ गया जब मेरे पास मोहल्ले के ही एक लड़के ने आकर शिकायत की। उसने कहा कि आपका बेटा किसी से झगड़ा कर रहा है। मैं उस समय एक सवारी को लेकर जा रहा था। मैंने उसी समय अपने रिक्शे से सवारी को उतार दिया और रिक्शा खड़ी करके अपने बेटे को देखने के लिए चला गया। मैंने देखा कि वो बुरी तरह से एक लड़के को मार रहा था। वो दोनों आपस में इतनी लड़ाई कर रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए थे। दीपक के सर में चोट आई थी, जबकि दीपक ने उस लड़के के हाथ पर कुछ मार दिया था। आसपास खड़े हुए सारे लोग उन्हें देख रहे थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों को बचा सके। मैं जल्दी से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मैंने पहले तो अपने बेटे को उस लड़के से अलग किया, उस लड़के को एक तरफ धक्का दिया, जबकि अपने बेटे के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आया था। मैंने घर आकर दीपक को बहुत बातें सुनाई थी। मैंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें किसी मकाम पर देखना चाहता हूँ, मगर तुम हो कि तुम्हें आवारागर्दियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने उसके गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार उसने कहा कि अब मैं आपके थप्पड़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा, मैं ये घर छोड़कर ही जा रहा हूँ। उस समय मैं भी बहुत गुस्से में था। मेरी दोनों बेटियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। जब औलाद सर पर चढ़कर नाचने लगती है तो उसे नीचे उतारने का हुनर हमें आना चाहिए। मगर मैंने तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। जब मैं अपने बेटे को बिगड़ता हुआ देख रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे मेरी बेटियों ने लाख रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वो चला गया। सारी रात वो घर से बाहर रहा था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मैं चाहता तो उसे तलाश कर सकता था, लेकिन मैं उसकी फिक्र उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि उसे लगे कि उसका पिता कमजोर हो गया। 2 दिन तक मेरा बेटा गायब रहा। जब मैंने उसके दोस्तों से उसके बारे में पता निकाला तो उसके दोस्तों ने बताया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गया है और वहां जाकर उसने कोई नौकरी भी ढूंढ ली है। उसके दोस्त की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था कि भले ही मेरे बेटे ने अपने लिए ही सही, मगर अब जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। इधर मेरी बेटियों ने भी उसे कॉल करके पूछ लिया था कि तुम कहाँ हो और कैसे हो, तो उसने बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, मगर अपनी नौकरी का 1 रुपया भी वो इधर नहीं भेजेगा और ना ही खुद कभी वापस लौटकर यहाँ आएगा। मैंने सोचा कि अभी भी वो गुस्से में है, धीरे धीरे उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा तो खुद घर वापस आ जाएगा। मैंने उसकी तरफ से फिक्रमंद होना बंद कर दिया था, लेकिन अब मेरी बेटियों का असली रूप भी धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा था। मेरी बेटियों ने अपने आप को बदल लिया था, अपने पहनने ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग, यहाँ तक कि घर को भी वो धीरे धीरे चेंज करती जा रही थी।
उनका कहना था कि अब वो काफ़ी हद तक काबिल हो चुकी हैं, उनके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा है, इसलिए अब वो गरीबों जैसी ज़िंदगी क्यों गुजारे, वो अपने आप को कितना ही बदल ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कंचन और श्रुति ने मुझसे कहा कि पापा आपको अब नौकरी करना छोड़ देना चाहिए, अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपकी बेटियां हैं जो इस घर का बोझ आसानी से उठा सकती हैं। मेरी बेटियों ने जब मुझसे ये बात कही तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने नाइट ड्यूटी करना बंद कर दिया था। अब मैं रात को सुकून की नींद सोता था। कई सालों से मेरी नींदें तक पूरी नहीं हुई थी, मगर अब मैं रात को जब थक हार कर लेटता तो मुझे बड़े सुकून की नींद आती थी। मैंने अभी तक अपना रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। मैं अपना रिक्शा ज्यादातर घर के सामने ही खड़ी करता था। ये बात तो मेरी बेटियां बहुत अच्छे से जानती थीं। उस दिन भी जब मैंने अपनी रिक्शा घर के सामने खड़ी की और मैं घर के अंदर अपने अंगोछे से चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ करके दाखिल हुआ, तो मेरी बेटियों ने मेरे साथ बड़ा ही अजीब सा रिएक्ट किया। शायद उनकी कोई कस्टमर आई हुई थी, इसलिए मेरी बेटियों ने मुझे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, मगर मैं नीचे ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने श्रुति को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि श्रुति ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था और वो अपने कस्टमर के साथ लगातार बातें करती रहीं। वो दो औरतें थीं, वो भी मुझे बड़ी ही गौर से देख रही थी। उन्होंने कंचन से पूछा कि कंचन ये आदमी कौन है। मेरी बेटी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कंचन ने कहा कि ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारा माल दुकान तक देकर आते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ पानी पीने के लिए आ जाते हैं। इस बात पर उस औरत ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। मेरी बेटी ने भले ही उस औरत से खामोशी से ये बात कही थी, मगर मैंने कंचन की कही एक एक बात को सुन लिया था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं बिना पानी पिए ही खामोशी से वहां से चला आया था। मैंने घर के बाहर लगी हुई टंकी से पानी पिया और फिर मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बेटियों ने उस औरत से झूठ क्यों कहा? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये आदमी हमारा पिता है? मुझे आज तक सारी जिंदगी अपनी गरीबी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन रह रहकर एहसास हो रहा था कि मैं गरीब हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो मेरी बेटियां ऊपर आ गई थी। मैंने अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन रात के समय मेरी बेटियों का यही कहना था कि पापा आपको रिक्शा चलाना छोड़ देना चाहिए। हमने आपसे कहा था ना, लेकिन आपने अभी तक रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे नौकरी छोड़ने को कहा था, मैंने नौकरी छोड़ दी। वो कहने लगी मगर आपको रिक्शा चलाना भी छोड़ना था। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो श्रुति कहने लगी कि पापा क्यों आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? हम हैं ना इस घर को चलाने के लिए, हम मेहनत करते हैं तो जहां हम अपना गुजारा करते हैं आपका भी कर लिया करेंगे। श्रुति की बात सुनकर मैंने आंखें फैलाकर उसे देखा था कि आज मेरी ही औलाद इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने कहा कि बेटा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों उम्र से भी ज्यादा बड़ी हो गई हो। आखिर तुम लोग कहना क्या चाहती हो? मैं रिक्शा चलाना छोड़ दूं? मैं रिक्शा चलाना कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों पराए घर की हो, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, दोनों इस घर से चली जाओगी और तुम्हारा भाई वो भी एक नंबर का निकम्मा है, उससे भी मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। इस रिक्शा ने मेरा बहुत साथ दिया, इसी को चला चलाकर मैंने अपना और तुम्हारा पेट पाला है। ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इस रिक्शा को नहीं बेचूंगा। तुम जब यहाँ से चली जाओगी तब भी ये मेरा सहारा बनेगा। तुम्हारे जाने के बाद भला मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? और फिर मुझे तुम लोगों की शादियां भी तो करनी है, तुम्हारी शादियों के इंतजाम करके रखने होंगे। मेरी इस बात पर कंचन कहने लगी कि आपको हमारी शादी का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी शादी का इंतजाम खुद कर लेंगे। हम इतना कमाने लगे हैं कि हमने धीरे धीरे अपना जेवर जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बेटा तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। हमारे ज़माने में लड़कियों की शादियाँ उनके माता पिता किया करते थे, उनके दहेज की और जेवर की फिक्र उनके माता पिता को होती थी। मगर चलो अच्छी बात है। कंचन कहने लगी तो फिर आप रिक्शा चलाना कब बंद कर रहे हो? मैंने कहा मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा, आखिर तुम्हें मेरी रिक्शा से क्या प्रॉब्लम है? श्रुति कहने लगी कि जी पापा हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी हालत इतनी खराब होती है, आप ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते। हमारे बुटीक में अमीर अमीर घर की औरतें और लड़कियां आती हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि आप हमारे पापा हो तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी उनके सामने। कोई यही कहेगा कि तुम लोग इतनी स्मार्ट हो और तुम्हारा अच्छा खासा बड़ा बुटीक है, तुम्हारा पिता अभी भी रिक्शा चलाता है। अब उन्हें कौन बताए
कि हमारे पापा तो हमारे रेपुटेशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के सामने, और आप हर रोज दोपहर के समय सामने ही रिक्शा लगा देते हो। ऊपर से आपकी हालत भी इतनी खराब होती है कि कोई भी देखकर आपको नहीं कह सकता कि आप हमारे पापा हो। आज अपने बच्चों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने बोलते हुए देखकर मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी। मन कर रहा था कि ये सब देखने से पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई। अच्छा हुआ मेरी पत्नी इस दुनिया से पहले ही चली गई। ऐसे समय में अगर वो जिंदा होती और अपनी बेटियों को इस तरह की बातें करते हुए देख रही होती तो वो बेचारी जीते जी मर जाती। मैंने अपनी बेटियों को कोई जवाब नहीं दिया था, मगर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। मैंने अपनी आदतें बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन मेरी बेटियां इतनी हद तक बदल गई थी जितनी मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं थी। उनकी कमाई अब काफी हद तक ज्यादा होने लगी थी। दिन रात वो सिलाई करती रहती थी। उनका बुटीक कितना अच्छा चल रहा था कि उन्हें अब वर्कर्स की भी जरूरत पड़ने लगी थी। इसलिए उन्होंने अपने बुटीक में काम करने के लिए अब 2-3 लड़कियों को भी नौकरी पर रख लिया था। पैसे कमा कमा कर उन्होंने अपनी बुटीक में कपड़े सिलने वाली हर तरह की मशीनें भी रख ली थी। उन्होंने आसपास की अमीर लड़कियों को अपनी दोस्त भी बना लिया था और वो मोहल्ले में सबको बताया करती थी कि वो कितना पैसा कमाने लगी हैं। यहाँ तक कि अपनी शादी के लिए उन्होंने जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा अगर वो कहेंगी तो उनके लिए अच्छे घर से रिश्ते आएंगे। अपनी बेटियों को दौलत के लालच में इतना उछलता हुआ देखकर मुझे सुकून नहीं मिला था। उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंध गई थी, तभी तो उन्हें अपना पिता भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो वो सारा दिन काम में इस तरह लगी रहती थी कि मेरा घर में आना जाना भी उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन एक लड़की ने मुझे मेरे ही घर के एड्रेस पर जाने के लिए कहा। उन्होंने जब मेरी बेटियों के बुटीक का नाम बताया तो मैंने उसे बड़े गर्व से बताया कि वो मेरी बेटियों का बुटीक है। आइए मैं आपको अपनी रिक्शा में बैठाकर वहां छोड़ देता हूँ। वो मेरी रिक्शा में बैठ गई। वो लड़की आदत की बहुत अच्छी थी। सारे रास्ते वो मुझसे बातें करते हुए आई। उसे मुझसे बात करके बहुत खुशी मिली थी। उस लड़की को मैंने अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। दोपहर का समय हो रहा था। मैंने सोचा कुछ देर घर में आराम भी कर लूंगा। वो लड़की बुटीक के अंदर चली गई, जबकि मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी बेटियां अपना मुंह बनाते हुए ऊपर आईं और कहने लगीं कि पापा, आखिर ये क्या हरकत है। मैंने उन्हें चौंक कर देखा और कहा कि कौन सी हरकत, कैसी हरकत, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आज आपकी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। आज जो लड़की यहाँ आपके रिक्शा में हमारे बुटीक आई थी, उसके सामने हमारे बहुत अमीर कस्टमर बैठे हुए थे। उसने वहाँ सब लोगों के सामने कहा कि मैं तुम्हारे पापा के रिक्शा में आई हूँ, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों को अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि आप अपना रिक्शा चलाना छोड़ दो और घर में बैठो। हम इस घर को चलाने के लिए काफ़ी हैं, मगर आपको हमारी बात समझ ही नहीं आती। बस आप दुनिया वालों के सामने हमें जलील करवाना चाहते हो। मेरी बेटियां मुझ पर ऐसे भड़क रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। मैं अपनी सफाई पेश करने लगा। तभी श्रुति ने कहा कि पापा, अब तो ये आप इस घर में रहोगे या फिर हम लोग इस घर में रहेंगे। अपनी मनमानियों की वजह से आप दीपक को भी घर से निकाल चुके हो। वो अभी तक यहाँ नहीं आया और अब आप क्या चाहते हो कि हम भी इस घर से चले जाएं? तो हम भी इस घर से चले जाएंगे। आप यहाँ पर अकेले ही रहना। मैंने कहा कि ये तुम लोग क्या कह रही हो? मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। अगर बुरा चाहना होता तो सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत न करता, और तुम आज जिस मकाम पर आने के बाद अपने पिता के सामने खड़े होकर बोल रही हो, शायद आज तुम्हारी यह हैसियत न होती। वो दोनों कहने लगी कि आपने हमारे लिए कुछ इतना भी स्पेशल नहीं किया। दुनिया के माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते ही हैं। उसकी बात पर कंचन कहने लगी कि पापा, श्रुति ठीक कह रही है, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। हम दूसरा घर रेंट पर ले लेंगे और वहाँ अपना बुटीक भी खोल लेंगे। यहाँ पर आप रहो। मैंने कहा कि रुको बेटा, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया ना। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान सकता। अभी तुम लोगों की ये हाल है तो बाद में तुम लोग मेरे साथ ना जाने क्या करोगे। मुझे उस रिक्शा में अपनी मेहनत और अपनी मेहनत का वो बीता हुआ समय आज भी याद आता है, जब मेरी तबीयत खराब हुआ करती थी। रिक्शा चलाने का मेरा मन नहीं करता था, मगर फिर भी तुम लोगों का पेट भरने के लिए मैंने उसे चलाया। मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। अजीब बात ये थी कि जब मैं घर से जाने के लिए निकलने लगा तो मेरी बेटियों ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की कि उन्हें अपने आप पर बहुत घमंड था। मैं घर को छोड़कर घर से निकल गया था। मुझे उस दिन बहुत रोना आया था। अपनी पुरानी जिंदगी, अपने माता पिता, अपनी पत्नी बहुत याद आई थी।
मैं आसमान की तरफ देखकर भगवान से यही सवाल कर रहा था कि क्या मेहनत से औलाद की परवरिश करने से औलाद बड़े होने के बाद ऐसी हो जाती है। अगर मुझे जिंदगी में भगवान तुम्हें ऐसा ही दिखाना था तो मुझे बेऔलाद रखते। मैं अकेला होता और बुरे हालातों का सामना कर रहा होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती जितनी आज अपनी बेटियों के इस तरह से बात करने पर हो रही थी। मुझे ना जाने क्यों अपने बच्चों से हमदर्दी महसूस होने लगी। हमदर्दी इसीलिए क्योंकि वो लोग मेरे साथ जो कर रहे थे वो नफरत के काबिल नहीं था। वो उनके लिए वो समय था जिस पर उन्हें अपना घमंड साबित करना था और वो अपना घमंड खूब साबित कर रहे थे। 2 दिन और 2 रातें मैं घर से बाहर रहा। खाना तो मैंने बाजार से लेकर खा लिया था, मगर मुझे अपनी बेटियों की परवाह हो रही थी। वो अब घर में अकेली रह गई थी। ना तो मेरा बेटा घर में था और ना ही मैं। जिस दिन मैं घर से निकला था उस दिन मैं बहुत रोया था। मुझे घर से निकलते हुए और रोते हुए देखकर आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब ये बात सबको पता चल गई थी कि अब मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली रह गई हैं। ऐसा नहीं था कि घर से निकलने के बाद मैंने अपनी बेटियों का ध्यान रखना बंद कर दिया था। मैं दिन में 2 बार घर के पास से चक्कर लगाकर आता था। मेरा सारा समय सड़कों पर अपनी रिक्शा में बैठकर ही गुजर रहा था। भूख प्यास लग रही थी मगर क्या करता, घर नहीं जा सकता था। तीसरा दिन आया तो मुझे बड़ी अजीब खबर मिली। हमारे मोहल्ले के एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि रात तुम्हारे घर में बड़ा बुरा हादसा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया। मैंने कहा, कौन सा हादसा, कैसा हादसा, क्या हो गया? वो कहने लगा, अरे तुम्हारे घर में रात चोर घुस आए थे और वो चोरी करके ले गए। कल रात की ही तो बात है। अपने घर जाओ और अपनी बेटियों को संभालो, उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। चोरों ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं उसी समय घर के लिए रवाना हुआ था। मैंने घर जाकर देखा तो मेरी बेटियां बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर उन दोनों ने झट से मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगी कि पापा, चोर सब कुछ ले गए। मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ है? चोरों ने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? कंचन और श्रुति का रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया था। मैं पिता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने उन्हें पाला पोसा था। भला मैं उनसे कब तक नाराज रह सकता था? मेरी नाराजगी तो सिर्फ दिखावे की थी। उन दोनों के पास जब से ज्यादा पैसे आने लगे थे वो अपने पैसों का बहुत शो ऑफ करती थी और इसी शो ऑफ ने उनको आज इस बर्बादी के मकाम तक पहुंचा दिया था। दरअसल मेरे घर से निकलने के बाद ये बात मोहल्ले में फैल गई थी कि इन लड़कियों ने अपने पिता को घर से निकाल दिया और भाई भी काफी समय से दिल्ली में रह रहा है। और तो और ये लड़कियां बुटीक से मोटी कमाई कर रही हैं। इनके पास काफी कुछ होगा। इसीलिए कुछ लड़कों ने रात के अंधेरे में चोरी करने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि ये अकेली लड़कियां कुछ नहीं कर सकेंगी। मेरी बेटियां उस समय गहरी नींद में सो रही थी जब चोर छत से नीचे आए और घर की अलमारी और जिस तिजोरी में वो पैसे रखती थी वो भी खाली करके चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो जेवर अपने लिए इकट्ठा करना शुरू किया था वो जेवर भी वो लोग ले गए थे। मेरी बेटियों के पास अब जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं बचा था। जिस दौलत पर वो उछल रही थी वो सारी दौलत चोर ले गए थे। अब उन्हें दोबारा से मेहनत करनी थी। ये पैसे, जेवर उनके कई सालों की मेहनत की कमाई थी। मेरी बेटियां मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मैंने अपनी बेटियों को माफ कर दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने भी तो अपने पिता को घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि अपने पिता के साथ बदतमीजी भी की थी। ये सब उनकी बदतमीजी का ही नतीजा है। पहले भले ही मैं नाइट ड्यूटी किया करता था, लेकिन लोगों को इतना पता होता था कि घर में मर्द है। मैं रात को किसी भी समय घर पर आ सकता हूँ। मेरा बेटा भी घर में मौजूद होता था, लेकिन अब तो घर में कोई भी मर्द नहीं बचा था। मुझे तो मेरी बेटियां घर से निकाल चुकी थीं। इस बात का फायदा उठाकर मोहल्ले के ही कुछ लड़कों ने ये काम किया था, मगर आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो चोरी किसने की थी। मेरी बेटियों ने दोबारा से मेहनत करनी शुरू कर दी और अब की बार उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो दुनिया के सामने गर्व से बताएंगी कि मैं उनका पिता हूँ। क्योंकि जब वो अपने पैसों से चोरी होने पर रो रही थी तब मैंने उनको तसल्ली दिलाई थी और कहा था कि तुम लोग दोबारा से वही मेहनत करो और सब कुछ दोबारा से हासिल कर लो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंच जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना करता। मैंने अपनी बेटियों को समझाया, तुम्हें फिर से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटियों ने दोबारा से अपनी बुटीक को स्टार्ट कर लिया था और फिर से वो पैसे कमाने लगी। सब कुछ धीरे धीरे फिर से बेहतर हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मेरा बेटा भी शर्मिंदा होते हुए घर वापस आ गया था। उसे घर के दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो शर्मिंदा था। मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। वो दिल्ली में जहाँ नौकरी करने के लिए गया था वहाँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। वो मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था।
मैंने भी उसे माफ कर दिया। मेरे बेटे ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे बच्चे सुधर गए। मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तभी हुआ जब उन्हें ठोकर लगी। मेरी बेटियों के लिए भी मैंने रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई थी। वो मुझे सैलरी लाकर दिया करता था। अब वो काफी हद तक सुधर गया था, क्योंकि उसे लगता था कि घर से दूर जाकर वो अपनी मर्जी चला सकता है। मगर माता पिता ही अपने बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं, उनको हर तरह की मुसीबतों से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे को ऐसा लगता था वो बड़ा हो गया है तो वो हर मुसीबत से अकेला ही भिड़ जाएगा। मगर जिस जगह वो जाकर फंस गया था, वहां से वो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया था। शायद ये मेरी दुआओं का नतीजा था, जो मेरे बच्चे सुधर गए और उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया। पहले मैंने अपने दोनों बेटियों की शादियां कर दी। भगवान की कृपा से मेरी बेटियों के रिश्ते भी अच्छे घर से आए थे। मेरी बेटियां बहुत टैलेंटेड थी। उनके हुनर उनके काम आया था। इधर मेरी बेटियों ने जो अपने हाथों से बुटीक बनाया था, वो अभी भी ऐसा ही था। लेकिन जो लड़की मेरी बेटियों के पास नौकरी करने के लिए आती थी, इस लड़की को मेरी बेटियों ने अपने भाई के लिए पसंद कर लिया और कुछ समय के बाद मैंने अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी। उस लड़की ने मेरी बेटियों के बुटीक को दोबारा से चालू कर दिया और अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू बुटीक चलाती है, जबकि बेटियां अपने ससुराल में खुश रहती हैं। मेरा बेटा चाहता है कि अब मैं कोई काम ना करूं। उसने कहा है कि अब आपकी बहू और आपका बेटा है घर चलाने के लिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपने सारी जिंदगी हम तीनों भाई बहन के लिए बहुत कुछ किया। मेरी बहू बहुत अच्छी थी। उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था और वो मुझे बिल्कुल अपने पिता समान समझती थी। इस तरह मेरा घर कई सालों के बाद बस गया था। मेरे बेटे और बहू ने मेहनत से उस घर को खरीद लिया था जिसमें हम लोग रहते थे। अब वो घर हमारा अपना हो गया था। मेरी बेटियां बहुत खुश होती हैं कि उनके पास ही काम करने वाली लड़की ने उनके बुटीक को दूसरा नाम दे दिया। मेरी बेटियां अभी भी बुटीक चला रही हैं, मगर अपनी अपनी ससुराल में। जिंदगी बहुत अच्छी और खुशगवार गुजर रही है। वक्त रहते बच्चों को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो अपने आने वाले समय के लिए मुसीबतें पैदा ना करें, क्योंकि जैसा आप अपने माता पिता के साथ आज करते हो, वैसा ही कल आपको माता पिता बनने के बाद भुगतना होगा। इसलिए अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।